नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। आज का जो पेपर रहेगा वो 18 जून 2018 का द्वितीय पाली का रहेगा। प्रथम पाली की जो परीक्षाएं हुई थी वो हम पहली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आपका दूसरे पाली की परीक्षा की जो वीडियो है वो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड रहेगा, रुकना नहीं है हालात देखकर, झुकना नहीं है बातों से डरकर, सपनों की राह आसान नहीं, पर जीत मिलेगी मेहनत कर कर। जी हाँ दोस्तों, आपको जीत मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन अपने जो प्रयास हैं वो आप निरंतर जारी रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका यमक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका उपमा और ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका रूपक। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पंक्ति में अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अनुप्रास। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बेरस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी शौक, ऑप्शन सी क्रोध और ऑप्शन डी उत्साह। तो बेरस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी उत्साह। और सारे जो रस दिए गए हैं इसमें उसके जो अस्थाई भाव हैं इसमें दिए गए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि हर रस के कौन कौन से अस्थाई भाव होते हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। इसमें कौन सा छंद होगा? ऑप्शन ए सवैया, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई और ऑप्शन डी सोठा। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे, इसमें हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आपको 16-16 मात्राएं जिस भी पंक्ति में मिले और दोनों पंक्तियों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए अब चला जाए, ऑप्शन बी रति आम चूसता है, ऑप्शन सी मोहिनी पत्र लिखता है और ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। इसमें से कौन से वाक्य में भाववाच्य है? तो आपको भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य उसे कहते हैं जिसमें किसी क्रिया का होने या ना होने की भाव, किसी क्रिया या किसी क्रिया के होने का भाव प्राप्त हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी शीला से खाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो आपको बताना होगा कि जो इस वाक्य में ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इसको हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो ये किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए और उसे हाईलाइट करने के लिए जिस उपयुक्त चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? दोस्तों, वाक्य में अव्यय पद पूछा गया है आपसे। तो वाक्य में अव्यय पद क्या होता है? जिसमें किसी भी वाक्य में अगर अव्यय आता है उस वाक्य का परिवर्तन ना हो, अव्यय के आने से जिस भी लिंग वचन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उसको हम अव्यय बोलते हैं। इसमें ऑप्शन 4 हैं। वह, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है कर्ता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें किसी भी लिंग या वचन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसके होने या ना होने से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नहीं। इसमें उपयुक्त अव्यय का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी ऋतु और ऑप्शन डी हो जाएगा वृष्टि। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा इसमें दो ऑप्शन जो हैं सी और डी, इन दोनों में री का प्रयोग हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऋतु और वृष्टि दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या का उच्चारण स्थान है? इसमें से जो ये सा लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? जिह्वा के आधार पर आपको बताना है। आपकी ये वर्णमाला से चैप्टर आया है। ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका तालु, ऑप्शन डी दंत और ऑप्शन डी मूर्धा। तो जो ये वाला सा लिखा जाता है ये कहाँ से उच्चारण होता है इसका? ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर होगा तालु। आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से शब्द में रा व्यंजन का कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्रा, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो इसमें से कौन से शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसमें से रा व्यंजन का उपयोग नहीं हुआ है? तो आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी को देख करके कि मात्र में रा की मात्रा का उपयोग ना करके री की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मातृभूमि में रा व्यंजन का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10। संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक और ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाववाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये तीन जो होते हैं वो होते हैं संज्ञा के प्रकार। लेकिन तो जो निजवाचक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निजवाचक सर्वनाम होता है, ना कि संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन बी प्यास और ऑप्शन डी हो जाएगा बचत। तो इसमें से चार ऑप्शन में से एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा जरूर। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वचन। वचन दिया जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप शब्दों का उपयोग किसी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे वचन दिया जाता है, हानि हुई, प्यास लगी है और बचत की जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसमें से किस शब्द का उपयोग सदा बहुवचन में किया जाता है? पहली पाली की परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न आए थे, जो कि हम आपके साथ में कई शब्द आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। जैसे आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना, रचनाएं हैं ये। आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गए। ये सभी शब्दों का जो प्रयोग होता है वो सभी शब्द बहुवचन में आते हैं हमेशा, ना कि एक वचन में। तो इसमें ऑप्शन ए घर, प्रत्येक और मुनि, ये तीनों जो हैं वो एक वचन में प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन जो दर्शन का शब्द दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी में, वो हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। ये जो पद लिखा गया है, ये जो वाक्य लिखा गया है, इसमें कौन से कारक का उपयोग किया गया है? ठीक है। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें वैसे तो आपने पढ़ा होगा कारक विभक्ति जो होती है वो 8 प्रकार की होती है और जिसमें का उपयोग होता है वो होता है कर्म का। लेकिन तो आपको बताना है, इसको वाक्य में उपयोग करिए। इसमें अगर आप अर्थ निकालेंगे तो ये आएगा कि हरिमोहन अपनी बहन के लिए ये पुस्तक देता है। यहाँ पर के लिए की अभिव्यक्ति जो है वो आती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ना तो यहाँ पर कर्म कारक आएगा, ना ही संबंध कारक आएगा और ना ही आपका यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है यह किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है कि ये जो आप लिखा हुआ है ये किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा क्रिया। तो आप किसमें आता है, कौन से शब्द में इसका उपयोग करते हैं हम? तो आप जो होता है वो सर्वनाम की जगह पर आपका उपयोग किए जाते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जगह पर जो भी किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद धार्मिक है, यह कौन सा शब्द है? धार्मिक कौन सा शब्द है? इसको आपको बताना होगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो इसमें धार्मिक शब्द क्या है दोस्तों? धार्मिक शब्द हो जाएगा आपका विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताई जाए उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो आपको अगर कोई भी समस्या हो रही है तो इस शब्द के आगे कोई भी शब्द यूज करके, संज्ञा यूज करके देख लीजिए। जैसे संज्ञा हम यूज करते हैं धार्मिक व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विशेषण इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी मयूर और ऑप्शन डी मानसिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपूर। कपूर ये तद्भव शब्द है। कपूर का जो तत्सम होता है वो हो जाता है कर्पूर। ठीक है। बाकी सारे जो 3 शब्द दिए गए हैं वो तत्सम के शब्द हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी उड़ान, ऑप्शन सी अर्ध, ऑप्शन डी ध्रुव ध्रुव। इसमें से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम है? इसको आपको आंसर आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर का इंतजार रहेगा, आप आंसर जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है, ये बताना होगा आपको। और आपको बताना होगा दोस्तों कि इसमें से सुर, अमर, देव और सुधाकर, इसमें से देवता का जो अर्थ है वह नहीं है। तो आपको ये बताना होगा कि ऑप्शन नंबर ए सुर, ऑप्शन नंबर बी अमर, ऑप्शन नंबर सी देव और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सुधाकर। तो देवता का सुर भी होता है, अमर भी होता है, देव भी होता है, लेकिन सुधाकर नहीं होता है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? ये आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर दे दीजिएगा। सुधाकर के कुछ पर्यायवाची भी लिख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि सुधाकर किस शब्द का पर्यायवाची को कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सुधाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, सही अर्थ वाला युग्म नहीं है। इसमें से फिर से नहीं है वाला शब्द आ गया है, तो नहीं पर विशेष ध्यान देना होगा आपको कि इसमें से कौन सा नहीं है। अनिल शब्द जो दिया हुआ है दोस्तों, ये है अनिल, हवा को बोलते हैं। और आपका जो अनल दिया हुआ है, ये आपका आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और जो अली बोलते हैं, छोटी की मात्रा अगर है तो वह हो जाएगा भंवरा का। और आपका जो अली हो जाएगा बड़ी की मात्रा, वो हो जाएगा सखी का पर्यायवाची। और आपका जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है आदि, आदि मतलब होता है किसी को किसी चीज का आरंभ करना। और अगर बड़ी की मात्रा दिया गया है और आदि लिखा गया है तो वो होता है किसी चीज का आदि होना, यानी कि उसका अभ्यस्त होना। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, जलज और जलद, जलज हो जाएगा कमल का, जा लगा है लास्ट में तो वो हो जाएगा जन्म लेने वाला। और आपका जो जलद लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में जल के बाद में दा लिखा हुआ है, तो दा मतलब होता है देने वाला, ना कि समुद्र का पर्यायवाची हुआ। तो जलद होता है बादल का पर्यायवाची। अगर यहीं पर जलद ही होता तो वो होता समुद्र का पर्यायवाची। धी मतलब धारण करने वाला, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, और दा मतलब होता है देने वाला। तो जल में ऐसे शब्द अगर लगे मिल जाएं तो आपको बेहतर तरीका होगा पहचानने का कि पर्यायवाची हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, आपका 1 मिनट का समय दीजिएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी चिट्ठी और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका लेख। इसमें से पत्र शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन जो बी लिखा हुआ है यहाँ पर पंख, ये नहीं होगा पत्र शब्द का अर्थ। बाकी पत्ता, चिट्ठी और लेख ये सारे जो होते हैं वो पत्र का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपका ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि और ऑप्शन डी है अयाधि संधि। तो आपको पता होगा कि ये सारे स्वर संधि के जो है वो पार्ट लिखे गए हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग संधि नहीं होता है, गुण संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, वृद्धि संधि होती है, अयाधि संधि होती है और यण संधि होती है। ये 5 स्वर संधियां होती हैं और इसमें से कौन सा सदैव में संधि का उपयोग हुआ है ये आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा सदैव में वृद्धि संधि का उपयोग किया गया है। अगर किसी भी शब्द में, ये बेसिकली आपको पहचान बता देता हूं कि अगर किसी भी शब्द में लास्ट यहाँ पर मात्राएं डबल बार दी गई हूं, वहां पर वृद्धि संधि होती है। और अगर एक मात्रा दी जाती है तो वहां पर गुण संधि होते हैं। ये बेसिकली पहचान बता रहा हूँ, बाकी संधि के चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो संधि का चैप्टर भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है प्रत्येक में? तो इसमें प्रा, प्रति, पा या फिर प्ररि, ऐसा करके 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति धन एक लिखा जाता है प्रत्येक में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो विज्ञान धन इक लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी इक या फिर ऑप्शन डी आई। तो आई तो होगा नहीं, विज्ञान धन इक बन के बनता है वैज्ञानिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सी संधि का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बहुत दिनों बाद दिखाई देना के अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देने में जो
मुहावरा का उपयोग होता है वो कौन सा होता है? कोसों दूर होना, गद्दी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो आप आए दिनों में ये सामान्य चीजें हैं जो कि आपको सुनने को मिलती होंगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस शब्द में कौन सी लोकोक्ति का अर्थ होता? कहीं और ठौर ठिकाना ना होना, घर पर ना होना, हेरा फेरी करना या फिर गधा बनना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहीं का, कहीं और ठौर ठिकाना ना होना, मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी, पुस्तक पढ़ने के उपयोगी होती है। ऑप्शन सी, शोभना बहुत मीठी है। ऑप्शन डी, मैं अभ्यास कर रहा हूं। इसमें आपको बताना होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका। तो आपको बताना चाहूंगा कि अनेक जो होता है वो कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता, अनेक का अनेकों नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है यहाँ पर, क्योंकि अनेक की जगह पर अनेकों, सॉरी अनेकों की जगह पर अनेक नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पर, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। सद्भावना सच्ची भावना, जिसमें आपका विशेष या विशेषण, विशेषण या विशेष ऐसे शब्द पाए जाएं। सच्ची और भावना ये दोनों विशेषण और विशेष पाए जाते हैं इसमें। सच्ची हो गया विशेषण और भावना हो गया विशेष। तो इस ऐसी जो शब्द होते हैं जिसमें विशेष या विशेषण पाए जाते हैं, उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है, सॉरी कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अगे या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन की। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान हो गया आपका मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं ये। आपको करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ की, सॉरी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? उनकी किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी यामा या फिर ऑप्शन डी श्रृंखला की 5 कड़ियां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस वर्ष में मिला था ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ऑप्शन ए भग्नदूत, ऑप्शन बी इत्यलम, ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी कितनी नावों में कितनी बार। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों कुछ और भी शब्द आए थे, कुछ और भी प्रश्न आए थे यूपी पुलिस के उस दिन की जो परीक्षा हुई थी 18 जून दूसरी पाली में, जो कि आपका गद्यांश से रिलेटेड था। तो गद्यांश तो आपको पढ़कर ही उत्तर देना होता है, तो हमने इस वीडियो में गद्यांश का उपयोग नहीं किया है, उसे ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं गद्यांश को भी ऐड करवाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए आप इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्यांश चाहिए या नहीं चाहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।